चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.1 इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब देखिए फ्यूडलिज्म का जो डिक्लाइन हुआ था, जो पतन हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडीवल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाज फ्यूडलिज्म। मिडीवल एज क्या है? मध्यकालीन जो समय था उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन था वो क्या था? फ्यूडलिज्म। यू हैव रेड अबाउट इट इन डिटेल इन द प्रीवियस लेसन। इसके पहले वाले जो चैप्टर में एंशिएंट वर्ल्ड में हम लोग फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़े थे। फ्यूडलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन फ्लरिश्ड इन यूरोप फॉर मेनी सेंचुरीज। अब फ्यूडलिज्म जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुत ज्यादा फला फूला यूरोप में, और ये काफी सालों तक रहा। बट विद द राइज ऑफ द मिडिल क्लास इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। लेकिन जब मिडिल क्लास बढ़ने लगा तो इसका पतन होने लगा। पतन होना मतलब कि आस्ते आस्ते खत्म होने लगा। Rise of powerful kingdoms as well as warfare between the feudal lords further led to its decline. अब देखिए बहुत बड़े बड़े और मजबूत राज्य बनने लगे और लड़ाइयां होती थी। तो जो किसके बीच में लड़ाई होता था? फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसके कारण जो फ्यूडलिज्म था वो आस्ते आस्ते खत्म होने लगा, जिसकी बहुत नुकसान भी हुई। ठीक है, emergence of new towns and cities and a revival of trade also led the disintegration of feudal system. नए नए कस्बे शहर बनने लगे। ठीक है, रिवाइवल ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार फिर से चालू हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसमें जो एकता थी वो चली गई, आस्ते आस्ते ये और कमजोर पड़ता गया। These towns were center of production and were governed by the elected representative. अब ये जो कस्बे होते यहां पर उत्पाद किया जाता था, और इसको चलाते कौन थे? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोग चुनते थे कि कौन सरकार चलाएगा, कौन देश कस्बा चलाएगा। द एटमॉस्फेयर ऑफ द टाउन्स वाज फ्री फ्रॉम फ्यूडलिस्ट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल एज पीपल वर फ्री टू गो एनीवेयर एंड टू टेक अप एनी प्रोफेशन। अब देखिए कस्बे का जो माहौल था वह आजादी का माहौल था। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, फ्यूडल रेस्ट्रिक्शन नहीं था और कोई कंट्रोल नहीं था लोगों के ऊपर। लोग जहां जाना चाहते थे वो जा सकते थे, वो जो भी काम करना चाहते थे वो कर सकते थे। टाउन्स अट्रैक्टेड आर्टिसंस एंड पीजेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज बिकॉज दे प्रोवाइडेड बेटर प्रोस्पेक्ट ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग एज अ रिफ्यूजी फ्रॉम फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। अब कस्बों में क्या होता था? आर्टिस्ट होते थे वो लोग को, और जो किसान होते थे गांव देहात से वो लोग आते थे टाउन्स। कौन आता था? आर्टिस्ट लोग, फिर किसान लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि कस्बों में, टाउन्स में, सिटीज में उन लोगों को और ज्यादा अच्छा बेहतर जिंदगी मिलता था, और जो फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके संग जो गलत काम होता था, ठीक है, उनका जो शोषण होता था उससे वह बच जाते थे। These towns and cities encourage the production of many crops such as cotton and sugarcane. अब ये जो कस्बे और शहर होते थे ये लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि यहाँ पर वो आके और ज़्यादा खेती बाड़ी करें और रुई और गन्ने का खेती बढ़ा। Peasants were paid in cash for their product. अब जो किसान थे उनको क्या मिलता था? उनके सामान के लिए पैसा मिलता था। The manufactured goods were sold in the market where money was the medium of exchange. अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता था, उत्पादन किया जाता था, उसको बाजार में बेचा जाता था, जहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? लेन देन का तरीका क्या था? सामान के बदले पैसा दिया जाता था, पैसे से लेन देन होता था। The lords began to accept money from their vassals instead of service as they also needed money to buy various luxurious commodities. अब lords जो लोग बहुत हाई क्लासेस में भी थे वो लोगों को क्या था? वो लोग सामान खरीदने लगे लोगों से पैसा देके। ठीक है, उन लोग से वो सेवाएं नहीं लेते थे। पहले क्या था? लोगों से वो सेवाएं लेते थे, क्योंकि जो लॉर्ड्स थे उन लोगों को भी तो पैसा चाहिए होता था लग्जरियस कमोडिटीज लेने के लिए। दिस लेड टू द राइज ऑफ अ पावरफुल मर्चेंट क्लास। इससे क्या हुआ? एक शक्तिशाली मर्चेंट क्लास बना, क्योंकि अब लोग व्यापार करते थे, अब पैसा मूल होता था, तो व्यापारी का जो समूह था वो बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ। दे नाउ बिगेन टू एस्पायर फॉर अ हायर स्टेटस इन द सोशल हायरार्की।
अब समाज में जो व्यापारी थे वह अपने आप को चाहते थे कि उनको बहुत ऊंचा दर्जा मिले, उनको हायर स्टेटस मिले. They began to support the powerful monarchs to undermine the position of the feudal lords, which weakened the feudal structure and led to the decline of the feudal order. अब वो क्या किए, वो जो ताकतवर सम्राट थे उनको सपोर्ट करने लगे ताकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो लोग उन लोगों के ऊपर शोषण करते थे, वो लोग कमजोर पड़े और आस्ते आस्ते जो फ्यूडल ऑर्डर था वो पतन होने लगा. द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज क्रिएटेड अ न्यू अवेकनिंग. अब देखिए नए नए सोच आने लगे तो इससे लोगों की आंख खुली, लोग नए नए काम करने लगे, अच्छी जीवन होने लगी. दिस गेव बर्थ टू अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड द रिनांस अबाउट विच वी आर गोइंग टू रीड नाउ. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नया, इससे क्या हुआ, एक नया मूवमेंट आया क्योंकि नई सोच आई, नव युग आया. रिनांस का मतलब नव युग होता है, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. देखिए रिनांसिस 3.2 में है, द मॉडर्न पीरियड अशर्ड द एंड ऑफ द एज ऑफ फेथ एंड द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ रीजन. अब देखिए जो मॉडर्न एज है, ठीक है, यहां पे विश्वास का जो समय था वो खत्म हुआ. एज ऑफ फेथ, फेथ मतलब विश्वास होता है, ये खत्म होके अब एज ऑफ रीजन चालू हो गया. अब लोग कारण पूछने लगे. इट विटनेस्ड मूवमेंट्स लाइक द रिनांस एंड द रिफॉर्मेशन. अब यहाँ नवयुग आया, रिफॉर्मेशन हुआ, चीजों में काफी बदलाव होने लगी. दीज मूवमेंट्स ब्रॉट मेनी चेंजेस इन कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब लोग कारण पूछते थे, ठीक है, वो लोग किसी चीज पे भी विश्वास नहीं करते थे. जैसे कि आज हम लोग हैं, कुछ भी होता है तो हम लोग कारण पूछते हैं. आंख बंद करके हम लोग भी किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हैं. तो इससे क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट आया नवयुग का, बदलाव का, तो इससे सांस्कृतिक रूप में, धार्मिक रूप में, सामाजिक रूप में बहुत बदलाव आया पूरे दुनिया में जो लोग रहते थे उनमें. दिस पीरियड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अर्बनाइजेशन, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. अब ये जो समय का बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर अर्बनाइजेशन आया. जहाँ अर्बन में क्या होता है, हम लोग अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ बहुत फैसिलिटी है. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यातायात का सेवा, संप्रेषण, बातचीत करने का सेवा. फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, लोगों को बोलने का अधिकार मिला, पहले नहीं था. फिर लॉ बना कि जो लोग हैं वो सब इक्वल हैं, एक समान है, सबके लिए एक जैसा कानून है, ये सब आया. द लिटरल मीनिंग ऑफ रिनांस इज रीबर्थ. अब रीनांस का जो मतलब है वो है रीबर्थ, फिर से जन्म लेना, नव युग हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे. इट स्टार्टेड इन इटली अराउंड 14th सेंचुरी एडी. यह 14th सेंचुरी एडी के समय इटली में यह प्रारंभ हुआ. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल सिटी स्टेट्स एट दैट टाइम. इटली छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बट गया उस समय. मेनी ऑफ देम वर बिल्ट ऑन द ruins ऑफ एंशियंट रोमन बिल्डिंग्स. उनमें से बहुत सारों जो सिटी स्टेट्स बने थे, बहुत सारे, वो कहाँ बने थे, जो प्राचीन रोमन बिल्डिंग्स थे उसके अवशेष बचे हुए में. द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इटालियन सिटीज मेड देम ग्रेट ट्रेडिंग एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर्स. अब देखिए जो इटालियन शहर थे उसका जो जियोग्राफिकल, भूगोलिक जो क्षेत्र था, जो पोजीशन था, वो उनको मौका दिया कि वह व्यापार कर सके. वहां पे लोग आके व्यापार करते थे, अच्छे से काम कर पाते थे. Moreover, the position of Italian cities such as Venice made them center of trade and intellectual crossroad. अब देखिए बोल रहा है कि जो इटालियन सिटी वेनिस, ये बहुत ही नामी इटालियन सिटी है, वहां पे क्या हुआ कि लोग व्यापार करते थे, वहां पे सेंटर था, वहां पे बुद्धिजीवी रहते थे. Many great ideas along with wealth were brought by merchants from far corner of the globe. बहुत ही महान लोग यहाँ आए, ठीक है, वो लोग पैसा भी लेके आए, उनके पास बहुत ही अच्छा सोच था, बड़ा सोच था, ठीक है, और वह विश्व के अलग अलग कोने से आए थे. The new form of political and social organization gave political freedom and a suitable atmosphere for academic, artistic and cultural advancement. अब देखिए नई प्रकार की सरकार बनी, नया प्रकार का सामाजिक संगठन बना, तो इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल फ्रीडम मिला, ठीक है, और एक
सूटेबल एटमॉस्फेयर बना, एक ऐसा माहौल बना जहाँ पे लोग अच्छे से पढ़ सकते थे, जो आर्टिस्ट थे आर्टिस्टिक काम कर सकते थे, संस्कृति को आगे बढ़ा सकते थे। पीपल हैड मोर लेजर टाइम फॉर स्टडी एंड अदर एक्टिविटीज। लोगों के पास पढ़ने के लिए और दूसरे काम करने के लिए ज़्यादा समय होने लगा। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अब ये जो समय था, ये किस चीज का समय था? यहां पर वो लोग अपने आप को आर्थिक क्षेत्र में बहुत बढ़ाए। Many commercial and financial techniques were developed for trade practices like bookkeeping, bills of exchange and public debt. अब बहुत सारा कमर्शियल फाइनेंशियल तरीका बना, बिजनेस करने का, व्यापार करने का तरीका बना। जैसे वो लोग हिसाब किताब रखने लगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेने लगे, फिर पब्लिक डेट उधार चालू हुआ। दिस enabled इटली टू बिकम द सेंटर ऑफ रीनाइंस। अब इस वजह से इटली में हम लोग नव युग मानते हैं, रीबर्थ हुआ, एक नया समाज बना, व्यापार करने का, पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज में काफी सारी चीजें आई, बदलाव हुई। द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम वर द रिवाइवल ऑफ अर्बन लाइफ, कॉमर्स बेस्ड ऑन प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, exploration to find new routes and territories, and the development of vernacular literature which was popularized by the printing press. अब देखिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र इस समय का हुआ वो क्या हुआ कि जो अर्बन लाइफ है वो सामने आया, फिर प्राइवेट कैपिटल, जो लोगों का अपना पैसा था उन, ठीक है, उससे वो लोग व्यापार करने लगे, बैंक का सिस्टम आया, फिर नेशन स्टेट्स बना, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो लोग नए नए रास्ते खोजने लगे, टेरिटरीज खोजने लगे, फिर वो लोग क्या किए, लिटरेचर, वर्नाकुलर लिटरेचर का भी वो लोग विकास किए, जो कि हम लोगों को कैसे पता चला, प्रिंटिंग प्रेस आया उस समय, ठीक है। दिस न्यू मर्केंटाइल सोसाइटी वाज लेस हायरार्किकल एंड मोर कंसर्न्ड विद सेकुलर ऑब्जेक्टिव। अब ये जो सोसाइटी थी ये बहुत ज्यादा हायरार्किकल नहीं थी, ठीक है। इन लोगों का काम क्या था, इनका एक उद्देश्य होता था, वह उद्देश्य इनको पूरा करना होता था। इट वॉज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दी अर्लियर रूलर ट्रेडिशन बाउंड सोसाइटी। अब देखिए जो पहले क्या था, रूरल था, ट्रेडिशनल बाउंड सोसाइटी था, इससे ये काफी अलग था, तो इसीलिए दोनों के बीच में टक्कर होती थी। द एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओपनिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए जो एडवेंचर्स था, एक्सप्लोरर्स थे, जो लोग खोज करते थे, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा सामाजिक जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके प्रति, ठीक है। मैनी न्यू कमोडिटीज वर ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ट्रेड रूट्स। अब वो लोग क्या व्यापार के लिए जो रास्ते खोज लिए थे, तो उससे क्या हुआ कि नए नए तरह के सामान वह अमेरिका से, एशिया से, अफ्रीका से ला पाए। These goods enriched the life of Europeans and inspired them to develop new ways of producing them in large numbers to make profit. अब ये जो सामान था, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे, यूरोप में रहने वाले लोग, उनका जिंदगी और अच्छा हुआ और वो लोग इस बात से प्रोत्साहित हुए कि वह इस प्रोडक्ट को, ये सब सामान को और ज़्यादा उत्पादन करेंगे और इससे वह लोग और ज़्यादा लाभ कमाएंगे। The result was that merchants, entrepreneurs and bankers joined hands and capital came to enjoy an important position in the political life as well as in relation with other countries. तो इससे क्या हुआ, जो व्यापारी थे, जो मालिक थे, जिन लोग पैसा लगाते थे, जो लोग बैंक में काम करते थे, वो लोग सब हाथ मिलाए और जो कैपिटल बना उससे वो लोग एक, क्योंकि सब हाथ मिलाए थे तो ज़्यादा पैसा बना, तो वो लोग एक अच्छा पोजीशन मिला उनको पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जिंदगी में, जिससे उनका दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से अच्छा संबंध बना। द न्यू आइडियाज दैट वर जनरेटेड इन दिस पीरियड लाइक ह्यूमैनिज्म, रैशनलिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ब्रॉट अ प्रोफाउंड चेंज इन द थिंकिंग पैटर्न ऑफ द पीपल। अब देखिए इस समय जो नया एक आइडिया आया, ह्यूमैनिज्म, रैशनलिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इससे क्या हुआ कि लोगों का सोचने का तरीका चेंज हुआ। ह्यूमैनिज्म मतलब क्या होता है कि इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं और आप समझ पाएं, ठीक है। ह्यूमैनिज्म मानवतावाद, इंसानियत, रैशनलिज्म तर्कवाद, लोग तर्क करने लगे, इंक्वायरी करने लगे, पूछताछ करने लगे, तो इससे क्या हुआ, लोगों का जीवन स्तर बदला और काफी बदलाव आए सबके जीवन में।
There was a renewed interest in the cultural achievements of classical Greek and Roman civilization. अब renew का मतलब क्या होता है? फिर से. अब लोगों में क्या हुआ कि जो उनका सांस्कृतिक अचीवमेंट्स था, ठीक है, वो लोग जो चीज अचीव किए थे, कौन? क्लासिकल ग्रीक्स या रोमन सिविलाइजेशन में, उनमें उन लोगों का रुचि आने लगा, इंटरेस्ट होने लगा. ह्यूमन बींग्स बिकेम द सेंट्रल कंसर्न ऑफ न्यू स्कॉलर्स. अब जो नए स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो क्या थे? वो लोग किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे? वो लोग इंसानों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे. स्कॉलर्स क्या होता है? स्कॉलर्स वो होते हैं जो लोग पंडित्य करते हैं, बहुत पढ़ाई रखते हैं, ठीक है, विद्वान होते हैं. They believed in the creative potential of human beings and their right to seek joy and pleasure in this world itself. वह इस बात को पर विश्वास रखते थे कि जो इंसान है वो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही नायाब है, और उन इंसान को इस जीवन में, इस दुनिया में आनंद के साथ, स्नेह के साथ और अपने जीवन को अच्छे से जीने का अधिकार है. This was contrary to the belief of medieval church who opposed worldly pleasure. अब ये जो contrary मतलब खिलाफ था, किसके? medieval church के. जो लोग दुनिया में जो प्लेजर है, जिस चीज का आपको आनंद मिलता है, medieval church क्या कहता था कि आपको दुनिया का जो चीज है मोह माया से दूर रहना है. लेकिन जो स्कॉलर्स थे वो ये कहते थे कि इंसान को इस दुनिया में आराम करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को. This respect for human beings encouraged interest in art, history, language, literature, ethics, etc. अब ये जो रिस्पेक्ट करते थे इंसान को, ठीक है, नए स्कॉलर्स, इससे क्या हुआ? आर्ट के प्रति, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, एथिक्स, इसको लेके जो जनता है, जो लोग हैं, उनमें रुचि बढ़ी. डू यू नो दैट इट वाज दैट दिस टाइम दैट द डिसिप्लिन्स ग्रुप्ड अंडर ह्यूमैनिटीज वर born. क्या आपको पता है इस समय में इंसानियत का जो ग्रुप आया कि हाँ, मानवतावाद, इंसान के संग अच्छा व्यवहार करना ये जरूरी है, इसका आरंभ हुआ, इसका जन्म हुआ. द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. अब देखिए, आर्ट और लिटरेचर के जो फील्ड है उसमें हम लोग पढ़े हैं और देखे भी हैं कि मानवतावाद, इंसानियत का झलक है. The greatest achievement of Renaissance artists were in the field of paintings. अब देखिए, नवयुग के जो कलाकार थे, उन लोगों का जो सबसे ज्यादा वो लोग जो अचीवमेंट्स किए थे, वो किस क्षेत्र में किए थे? वो किए थे पेंटिंग, चित्रकारी के क्षेत्र में. उनकी सबसे ज्यादा उपलब्धियां यही थी. Painters studied the anatomy and proportion of human body. वो इंसानी शरीर को अच्छे से समझे थे. They wanted the human beings to be painted in realistic form and proportion. वह चाहते थे कि इंसानों को सही तरीका से पेंट किया जाए, उनको उनकी कलाकृति बनाई जाए. आज भी आप इंसानों की मूर्तियां देखेंगे. Some of the outstanding artists were Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Botticelli and Titian. तो अब देखिए, जो बहुत ही नायाब और बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो कौन थे उस समय के? लियोनार्डो दा विंसी, माइकलएंजेलो, राफेल, बॉटिसेली एंड टिटियान. इवन इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर आर्टिस्ट बिगेन टू मेक फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज. अब जो शिल्पकारी करते थे वो भी स्टैंडिंग स्टैचूज बनाते थे. These sculptures now stood apart from the building or background and were separate work arts. अब ये जो शिल्पकार थे, ये जो वो लोग स्टैचूज बनाते थे, वो इमारतों से, बैकग्राउंड से अलग होके एक नायाब आर्ट के रूप में आया. The first great Renaissance sculptor was Donatello, who made the statue David. अब जो सबसे पहले महान नवयुग के शिल्पकार माने जाते थे वो कौन थे? डोनाटेलो, जो किसका स्टैचू बनाए थे? डेविड का. अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? लियोनार्डो दा विंसीज मोनालिसा. ये मोनालिसा का तस्वीर है, ये बहुत फेमस हुआ था. द रिनेसांस स्पिरिट ऑल्सो मार्क्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब देखिए, जो नवयुग का जो उत्तेजना था, जो स्पिरिट था, वो नेशनलिज्म को भी यूरोप में लाया था. People now began to free themselves from medieval religious restriction and bonds. अब जो लोग वहां थे वो अपने आप को मध्यकालीन युग के जो धर्म कानून थे,
उन सब से आजाद कर लिए थे. National identities grew stronger, and this was reflected in the development of modern European languages such as Italian, Spanish, French, German, English, etc. as the language of literature. अब क्या हुआ, नेशनल आइडेंटिटी जो था वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगा. ठीक है, वो लोग जो मॉडर्न यूरोप का जो विकास हुआ उसमें बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ. इटालियन हुआ, स्पेनिश हुआ, फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, इंग्लिश हुआ, और ये सब भाषाएं लिटरेचर बनी. इससे बहुत सारी लिटरेचर्स लिखी जाने लगी. फिर और क्या हुआ, आइए देखते हैं. नाउ द राइटर्स यूज्ड लोकल लैंग्वेजेस इन पोएट्री, ड्रामा, प्रोज एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ लैटिन. अब जो लेखक थे वो लोकल लैंग्वेजेस में अपना पोएट्री लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, प्रोज लिखते थे. लैटिन भाषा में नहीं लिखते थे. लोकल लैंग्वेजेस इंग्लिश में लिखते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते थे. द वर्क्स ऑफ Renaissance authors became accessible to a large number of people due to the use of vernacular languages and the introduction of printing press. अब देखिए, ये जो नव युग के लेखक थे, ऑथर्स कौन होते हैं, लेखक, ये जो चीज लिखते थे वो काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता था क्योंकि ये वर्नाकुलर लैंग्वेज, आम भाषा की इस्तेमाल करने लगे, और उस समय प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, तो वो जो लिखते थे वो काफी लोगों तक पहुंच जाता था. द बाइबल वॉज प्रिंटेड एंड रेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब बाइबल को प्रिंट किया गया, छापा गया, और ये काफी लोग पढ़े. सेवरल वर्क्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस वर डांटेस डिवाइन कॉमेडी, एरास्मस in praise of folly, Machiavelli's The Prince and Servants Don Quixote. Two major developments took place in the history of Europe towards the later part of the Renaissance. अब नवयुग के दूसरे भाग में दो महत्वपूर्ण विकास हुए थे यूरोप के इतिहास में. The first was the Protestant Reformation which resulted in the split in Christianity. पहला क्या हुआ था, लोग प्रोटेस्ट करते थे तो प्रोटेस्टिंग चालू हुआ था. प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना, जिससे क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी थे उसमें दरार आई, स्प्लिट हुए वो. द सेकेंड डेवलपमेंट कंसर्न्ड रिफॉर्म्स विद द रोमन कैथोलिक चर्च, जनरली रेफर्ड एज कैथोलिक रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन. दूसरा क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसमें बदलाव आया और इसको कैथोलिक रिफॉर्मेशन या काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है. Reformation was a part of socio-religious and political movement which led to the emergence of the modern world. अब देखिए, रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है. रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार. ठीक है, बदलाव होता है, सुधार होता है, इंप्रूवमेंट हुआ. क्या चीज में, सोशियो रिलीजियस, सामाजिक जो धर्म थे, जो राजनीतिक मूवमेंट्स थे उसमें, जिससे मॉडर्न वर्ल्ड बना. अब आइए हम लोग ये एक्टिविटी 3.1 करते हैं. रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग वर सम ऑफ द आइडियाज दैट कम अप ड्यूरिंग द Renaissance पीरियड. फाइंड देयर मीनिंग्स एंड रिलेट देयर रेलेवेंस इन आवर लाइव्स टुडे. अब देखिए, Renaissance पीरियड, नवयुग का जो समय था, उस समय क्या क्या चीज का सोच आया, रैशनलिज्म का आया, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग. ठीक है, बोल रहा है ये सब का मीनिंग बताइए और आज के जीवन में कैसे ये रेलेवेंस है, ये मिलता जुलता है. अब अपने लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं. रैशनलिज्म इज द बिलीव दैट द वर्ल्ड वी लिव इन कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ रीजन. अब देखिए, रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, अगर उसको आपको समझना है तो आप कारण पूछिए. आप अगर किसी चीज का कारण पूछेंगे तो आप उस चीज को समझ पाएंगे. द रैशनलिस्ट एसोसिएशन आर्ग्यूज फॉर अ रैशनल अप्रोच टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, प्रपोजेस रीजन्ड ऑल्टरनेटिव्स टू रिलीजियस डॉगमास, aims to advance a secular system of education and wishes to defend freedom of thought and civil liberties. अब जो लोग रैशनलिस्ट सोसाइटी एसोसिएशन के थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग कहते थे कि इंसान की जो समस्याएं हैं उसका रैशनल अप्रोच होना चाहिए, उसका कारण ढूंढना चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं ये क्यों, इसका कारण क्या है, जो धर्म हम लोग मान रहे हैं, जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उसका कारण क्या है. वो लोग एक सेक्युलर सिस्टम चाहते थे एजुकेशन का. ठीक है, और वो लोग चाहते थे कि ये जो सिविल लिबर्टीज है, ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, कि हाँ लोग जो भी हैं वो आजाद रहें, वो जो चाहे वो कर सके, इस सोच को वो लोग बचाना चाहते थे.
Humanism is a group of philosophies and ethical perspective which emphasize the value and agency of human beings, individually and collectively, and generally prefers individual thought and evidence, rationalism, empiricism, over established doctrine of faith, fideism. अब देखिए ह्यूमनिज्म क्या है, मानवतावाद। इसमें बहुत सारे फिलॉसफी बने कि इंसान को इंसानियत रखनी चाहिए, ठीक है, वैल्यूज बने, बहुत सारे एजेंसीज बने, इंडिविजुअल कलेक्टिव ग्रुप्स बने, ठीक है। और इनका काम क्या था, ये इंडिविजुअल इंसान क्या सोचता है, जो भी काम है उसका सबूत क्या है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे ये विश्वास रखते थे और इसके पीछे ये चलते थे। An inquiry is any process that has the aim of augmenting knowledge, resolving doubt और solving a problem। अब इंक्वायरी में क्या हुआ कि अगर आप इसका जो ये जो प्रोसेस है, इसका एम क्या है और उद्देश्य क्या है कि ज्ञान एकाग्र करना, इकट्ठा करना, फिर जो भी आपके मन में शंका है या जो भी समस्या है कुछ, उसको कैसे हल निकालना। Observation is either an activity of a living being such as a human consisting of receiving knowledge of the outside world through the senses। अब ऑब्जर्वेशन ये हम लोग करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो आपको ज्ञान, जो जानकारी मिले बाहरी दुनिया को, वो आप समझ पाए। और जब आपको कुछ समझना होता है तो आप उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको। Experimentation is also used to test existing theories and new hypotheses in order to support them and disprove them। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, जो थ्योरीज चल रहा है, जो लोगों की सोच है, इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ कि ये किस हद तक सही है, क्या हम इसका साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो क्यों दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं, ये सब पे। रीजनिंग इज एसोसिएटेड विद थिंकिंग, कॉग्निशन एंड इंटेलेक्ट। अब रीजनिंग का क्या होता है कि हम लोग चीजों को सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर एक चीज जो हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वह कारण जानने की कोशिश करते हैं। आग बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए ये सब तो वर्ड्स का मीनिंग हुआ। अब आप एग्जाम में चाहे तो इसी आंसर को लिख लीजिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, या फिर आप अपने वर्ड्स में भी आंसर बना के लिख सकते हैं।